नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें हरियाणा के रोहतक में और हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के नंदल खाप के चौधरी ओम प्रकाश जी। नंदल खाप के करीब 61 गांव माने जाते हैं और ये खाप हरियाणा से लेकर यूपी तक फैली हुई है। यूपी में भी जेवर की तरफ इस खाप के दर्जनों गांव हैं और हरियाणा में इस बार फिलहाल लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और अगले करीब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव की भी दस्तक होगी। तो खाप पंचायतें क्या भूमिका इन चुनाव में निभाने वाली है और जाट समाज के लिए खास तौर पे ये इन चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभावशाली रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पे जाट समाज और नंदल खाप के लोग वोट कर रहे हैं। रोहतक में भी नंदल खाप के 7 से 8 गांव है और बड़े बड़े गांव हैं। नंदल खाप का जो मुख्य गांव है जहां से कहा जाता है इस खाप की शुरुआत हुई, वो यही भोर पंचायत में है, जो कि करीब 9 से 10 हजार वोटों की पंचायत है। तो चौधरी साहब, किस तरह का माहौल आप हरियाणा में भी देख रहे हैं जब लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है 25 तारीख को? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। और आपको इस बारे में ये कहना है कि हरियाणा में कोई ज्यादा अशांति नहीं है और यहाँ चुनाव भी शांतिपूर्वक होते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई किसी पर प्रेशर नहीं डालता और हर आदमी को अपनी आजादी है कौन किसको वोट देना चाहता है किसको नहीं देना चाहता। और यहाँ के कुल मिला के फिर भी और स्टेट से हमारे एजुकेटेड मतदाता हैं, तो वो ये अपना भला और बुरा समझते हैं कि इसमें हमारी किस चीज में भलाई है किस चीज में बुराई है। मुद्दे तो बहुत हैं। अब सरकार जो है चलती रहती है, समस्याएं तो सब हैं। वो हर कोई सरकार भी कोई भी आए, आज बीजेपी है कल को और कांग्रेस आ जाए या परसों फिर बीजेपी आ जाए, तो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। काम आदमियों को खुद अपना काम करना पड़ेगा। सरकार हर आदमी को रोजगार नहीं दे सकती, हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती। आदमियों को आपस में मिलजुल कर रहना पड़ेगा। और जो हमारा सदियों से जो भाईचारा था वो बना हुआ होना चाहिए और हमें अपनी जो संकुचित विचारधारा है उस पर हमें अमल नहीं करना चाहिए। और हमें देश हित में, और जो एक ये राष्ट्रीय पर्व है इसका महत्व होली और दिवाली से कम नहीं है, तो प्रत्येक आदमी को वोट का अधिकार करना चाहिए। कल को ये नहीं कहे कि ये सरकार अच्छी नहीं है ये सरकार अच्छी है। अगर आपने वोट ही नहीं डाला तो आपको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और जो आदमी जिसको चाहे तो शिक्षा के आधार पर, रोजगार के आधार पर, कानून व्यवस्था पर, इन चीजों को भी जनता ध्यान में रखते हुए अपना जो भी अच्छा उनको उनको मैनिफेस्टो लगता है उनको वोट देनी चाहिए। अच्छा, चूंकि नंदल खाप के लोग भी और जाट समाज भी मोस्टली खेती किसानी से जुड़ा हुआ समाज है, तो खेती किसानी के कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस लोकसभा चुनाव में भी, और चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी नजदीक ही है, तो उन मुद्दों का असर रहेगा। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं खेती किसानी से जुड़े? ये अब वैसे आपका बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी रेगुलेशंस एक्ट जो था ये चौधरी छोटूराम जी ने बनाया था और ये ज्वाइंट पंजाब था। जो लाहौर था, सारा पंजाब था, हिमाचल प्रदेश था और जो हरियाणा है ये पंजाब का हिस्सा था। तो यहाँ पर क्योंकि मंडियां बनी हुई थी, स्थापित हो गई थी, तो किसान अपना माल मंडियों में ले जाते थे। और 1966 में जब हरियाणा बना तो यहाँ पर खाने के लिए भी अन्न पैदा नहीं होता था। हरियाणा के किसानों ने मेहनत करके एक सरप्लस स्टेट बनाया और सेंट्रल पूल में आज भी दूसरे नंबर पर एक छोटी सी स्टेट होते हुए भी सेंट्रल पूल में बहुत बड़ा योगदान है। तो अब किसान ये पैदा की है तो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों को सस्ता खाद दे, पानी दे, बिजली दे। और ये जो आंदोलन हुआ इससे भी किसानों में बेचैनी पैदा हुई है। तो जो एमएसपी है जिस, और एक किसान ही एक ऐसा आदमी है कि इसकी जो पैदावार है, जो जीन्स है, दूसरा आदमी ही रेट लगाता है। अगर आप पेंसिल भी लेंगे, पेन भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो अगला दुकानदार भाव बताएगा। और एक किसान ऐसा बेचारा गरीब आदमी है, वो उसके माल को मतलब रेट अगला बताता है। जो रेट किसान बताता है उसको सरकार उस पर नहीं लेती। और जो मिनिमम जो स्पोर्ट प्राइस है ये फिक्स होना चाहिए, चाहे कोई वो बाजार में बेच, अगर बाजार से बाहर बेचते हैं, अगर मंडी का प्रेमिसेस है, कोई मार्केट एरिया प्रिंसिपल यार्ड में नहीं बेचना चाहता और प्रिंसिपल एरिया में बांटना चाहता है, तो वहां पर जो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस है उससे कम नहीं खरीदना चाहिए। इससे अगर किसान के पास पैसा आएगा तो वो स्कूटर भी खरीदेगा, मोटरसाइकिल भी खरीदेगा, टीवी भी खरीदेगा, अपने बच्चों की शादी अच्छी करेगा, अच्छी शिक्षा देगा। तो किसानों का जो हरियाणा का जो ज्वाइंट पंजाब का जो, अब तो पंजाब और हरियाणा और ये वेस्टर्न यूपी है और राजस्थान है,
तो सारे देश की जब किसान के पास पैसा होगा तो वो पैसा हर जगह बढ़ता है। और जो कोरोना काल आया था तो किसानों ने ही अर्थव्यवस्था का सहयोग दिया था। तो सरकार की ड्यूटी बनती है भाई किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाए और उनको हर तरह से उनकी सहायता की जाए। 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर रहे और सरकार ने एक भरोसा दिया कि एक कमेटी बनाओगे, एमएसपी पे भी बात होगी, और वो भरोसा देने के बाद किसान तो चले आए, लेकिन आज तक एक कदम सरकार की तरफ से आगे नहीं बढ़ा, मोदी सरकार की तरफ से। तो क्या हरियाणा के में लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा क्या? इसमें जो लोग बॉर्डर पर रहे हैं, जिन्होंने गर्मी में, सर्दी में, बरसात में वहां पे वो जो रहे हैं, उन लोगों के मन में बड़ी एक टीस है। वो कुंठा लेकर आए हैं। जो सरकार ने वायदा किया था, तो सरकार का बहुत भारी जिम्मेवारी है। हम सब नागरिक हैं, किसान भी नागरिक है, सब दूसरे नागरिक हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी नैतिक भी और कानूनी तौर से भी सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो वायदे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और किसानों का जो जितने भी जिन्स हैं, जो कमोडिटीज हैं, इनका जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है वो फिक्स करना चाहिए और कानूनी रूप से इसको शेप देनी चाहिए। क्या चुनाव पर असर पड़ेगा सर इन मुद्दों का? मैं सवाल अब आपने ये देखा है, अब जैसे एमपी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री या जितने भी जो भी हैं गांव में जा रहे हैं, तो वहां लोगों में बड़ा रोष है। चाहे वो थोड़ी संख्या में हो, लेकिन एजिटेट तो वो कर ही रहे हैं और अपना जो प्रदर्शन है वो अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। और इसका इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि लोगों में उसका किस रूप में उन्होंने बदला लिया है। तो एक और बड़ा मुद्दा हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं, कहा जाता है भाई हरियाणा आ, जाटों का प्रदेश है, और पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि भाई हरियाणा में जब भी चुनाव आता है तो जाट बनाम गैर जाट चुनाव को बनाने की कोशिश होती है। उन कोशिशों को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हरियाणा में कोई इतनी जाति पाति नहीं है। हरियाणा एक लिबरल स्टेट है और यहाँ पर आर्य समाज का प्रभाव है। और यहाँ पर आप अब तो जैसे नहीं हो गया, अब तो भाई ट्रैक्टर आ गए हैं, थ्रेशर आ गए हैं। नहीं तो नाई, तेली, धोबी, लोहार, कुम्हार, ये सब किसान के जब टाइम होता था तो गेहूं लेकर जाते थे और आटा मतलब तूड़ा भी लेकर जाते थे और मिलजुल कर सभी काम करते थे। अब ये सरकार अपना जो ये जो राजनीतिक आदमियों ने ही मतलब जो अपनी वोटों के लिए माहौल खराब कर रहे हैं, और ये देश हित में नहीं है। ये बात ठीक नहीं है ये किसी तरह से भी। बावजूद उसके कोशिशें होती है, देश हित में भी सही नहीं है, प्रदेश के हित में भी सही नहीं है, और समाज के हित में भी सही नहीं है। समाज की बेटियां जब न्याय के लिए दिल्ली में आंदोलन करती है तो एक समाज का आंदोलन उसको बता दिया जाता है। किसान आंदोलन को भी एक समाज से जोड़ने की कोशिश की गई। तो इस तरह की चीजें जब आती है तो समाज के लोगों में क्या आक्रोश भी पनपता है क्या? ये जब आप एक सोची समझी नीति के अनुसार आप इस तरह से एक किसी भी कौम को आइसोलेट करोगे तो इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे और ये इसका संदेश भी गलत जाता है। वो कोई बच्चे थे, खिलाड़ी थे और थे, वो अपने किसी कौम के नहीं थे। वो हिंदुस्तान का उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अगर वो मेडल लेकर आए हैं तो वो देश के लिए लेकर आए हैं। तो देश का जो ऊपरला जो सीनियर जो वर्ग है, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जो भी हैं, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि इनकी समस्या ठीक है या नहीं है। कम से कम उनकी समस्या सुन भी लें तो आदमी आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है कि हमारी बात सुन ली। लेकिन उनको समय पर उनको ना सुने और बैठे रहे सड़कों पर, तो इससे समाज में रोष पैदा होता है। मैं आखिरी सवाल आपसे आखिरी क्या, चूंकि अभी आप रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं, यही नंदल खाप का मुख्यालय भी है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है अभी दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा जी के बीच में। अरविंद शर्मा जी मौजूदा सांसद है और दीपेंद्र जी का परिवार यहाँ 9 बार सांसद रह चुका है। तो क्या जब तुलना होती है, आप एक खाप चौधरी भी हैं, तो आप जब तुलना करते हैं तो पलड़ा किसका भारी नजर आता है आपको? देखो भाई, मेरे कहने से तो पलड़ा भारी नहीं होगा। ये तो जनता ही फैसला करेगी कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। कई बार आदमी व्यक्तिगत तौर से अपने आप को साथ में जोड़ लेता है। अगर कई बार व्यक्तिगत कार्य नहीं होते, जो आदमी समाज के हित में काम करता है, जो समाज के लिए तत्पर रहता है, उस आदमी को वोट देनी चाहिए। ये फैसला आप समाज पे ही छोड़ रहे हैं, आप कोई संकेत नहीं देंगे आप खाप चौधरी के तौर पे? नहीं, बस उसमें मैं तो ये भाई लोग बड़े जागरूक है बारे, मैंने जैसे कहा बहुत बुद्धिमान है और ये कभी किसी के प्रेशर में भी नहीं आएंगे और लोभ में नहीं आएंगे।
मतलब हमारे कम से कम जो है हमारा बिकाऊ वोटर नहीं है, और ये मुद्दों को देख के ही अपना हित भी देखते हैं, कोई कोई व्यक्तिगत देख लेता है, कोई समाज का देख लेता है, कुछ जो न्यूट्रल आदमी है उन पर डिपेंड करता है, वरना तो जिसने अपना मन बना लिया वो वोट वहीं देगा, कोई ज्यादा किसी के प्रेशर पर नहीं आएगा। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी चूंकि नजदीकी है, तो क्या माहौल आप देख रहे हैं हरियाणा में? ये तो जब एमपी का रिजल्ट आ जाएगा तभी उसकी तस्वीर है वो सामने आ जाएगी, जैसे शीशा दिखा दिया जाएगा भाई क्या सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो ये तो 4 मई के बाद ही, जून के बाद ही, अगले महीने की जब जून में पता चलेगा भाई असेंबली के इलेक्शनों में सरकार का क्या हाल होगा। अच्छा, पिछली बार हमने देखा कि शायद 10 के 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो मुकाबला बहुत कांटे का रहा यहाँ पे। वो मोदी जी के नाम पर हो गए थे। फिर जो लोकल होता है, जो एमपी के में और राष्ट्र प्रधानमंत्री में और मुख्यमंत्री के में लोग जो वोटर है वो अपनी प्रायोरिटी चेंज कर देता है। सेंटर के लिए मोदी जी उस टाइम बहुत अच्छे लगते थे कि भाई वो करेंगे, देश के लिए करेंगे, अच्छा करेंगे, इनको मौका दिया जनता ने। और जो छोटे जो जब स्टेट का जो असेंबली का होता है तो लोकल मुद्दे हावी हो जाते हैं और उसमें मोदी जी का इतना प्रभाव नहीं हो सकता जितना एमपी के उसमें होता है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, हम लोग वेस्ट यूपी में चौधरी देवीलाल जी को अपना आदर्श मानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं। आप लोग भी यहाँ, मैंने महसूस किया कि चौधरी चरण सिंह जी के प्रति वही आदर भाव जैसा हम देवीलाल जी के प्रति महसूस करते हैं, आप यहाँ पे करते हैं। अभी आप लोगों तक भी खबर आई होगी, चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तो हरियाणा के जाट समाज की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और आप लोगों के मन में फिर इस नए गठबंधन को लेकर क्या सोच बनती है? इसमें यहाँ इस बात का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो यूपी का जो जाट है वो बीजेपी के साथ है ज्यादातर, 80-90% जो भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ का जो जाट है वो बीजेपी के प्रति इतना सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, उस गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने को लेकर? जयंत चौधरी की अपनी प्रायोरिटी होंगी। अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने अपने, उनके दादा होते थे लेकिन वो एक उनके दादा नहीं थे, वो भी कौम के लिए उन्होंने काम किया है। और उन्होंने किसानों के ऊपर जैसे था भाई छोटा, हमें ये पता है, जैसे तम्बाकू पे था तो तम्बाकू के पत्तों पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तो उन्होंने पेड़ का वो हटा, उन्होंने किसानों पर उसका हटा दिया क्योंकि उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था कि बिगड़ने के लिए। तो किसान का जो था उसको उन्होंने समय उनको थोड़ा मिला, राजनीति क्योंकि देश में राजनीति होगी, उनका जो कांग्रेस ने सपोर्ट वापस जल्दी ले लिया, उनको वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन उनका यहाँ पर बड़ा सम्मानपूर्वक स्थान है और हम उनको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हम उनको याद रखते हैं। नंदल खाप के सचिव भी हमारे साथ में संचित जी, संजीत जी। तो संजीत भाई, आप किस तरह का माहौल महसूस कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में? काफी अच्छा माहौल है और उम्मीद करते हैं ये माहौल अच्छा ही रहेगा। हर बार यहाँ बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव होता है। और अभी मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, तो यहाँ मुकाबला पूरे हरियाणा में ही दो ही पार्टियों में है, बीजेपी और कांग्रेस में। अब की बार वो जो बीच में और पार्टियां निकलती थी, क्षेत्रीय पार्टियां, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा माहौल है, ठीक रहेगा चुनाव। चौटाला परिवार का जो वर्चस्व था वो अब कमजोर पड़ रहा है हरियाणा की राजनीति में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, वो तो अभी हर जगह ही आपको न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में या कहीं भी आप देखोगे तो वो तो जो दुष्यंत जी की पार्टी थी वो एक तरह से टूट ही गई है। उनको तो दोबारा जीरो से ही शुरू करना है और बाकी मुकाबला इन दो पार्टियों में ही रह गया। अभय चौटाला का चुनाव ठीक हम सुनते हैं यहाँ रोहतक में बैठ के कि वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, तो देखते हैं क्या रहेगा अभय चौटाला का। तो प्रकाश चौटाला जी दोबारा जड़ नहीं जमा पा रहे हरियाणा की राजनीति में उतनी गहराई से? ओम प्रकाश चौटाला जी तो देखो बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र भी अब काफी बड़ी हो गई है, तो अभी तो उनकी अगली जनरेशन और उससे अगली जनरेशन भी राजनीति में आ गई है, तो अभी तो उनको मेहनत करनी है। अब ओम प्रकाश चौटाला ने तो अपने हिस्से की मेहनत, अपने हिस्से से बहुत ज्यादा मेहनत वो कर चुके हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा चौटाला परिवार को लेके ही, क्या चौटाला परिवार में जो आपसी कलह, मान लीजिए जो सामने भी खुलकर आ गई, एक ही परिवार की दो पार्टियां बन गई, उसकी वजह से भी चौटाला परिवार का जो राजनीतिक वर्चस्व था हरियाणा की राजनीति में वो कम हुआ है क्या? देखो, उन लोगों को हरियाणा में चौधरी देवलाल ने जो कार्य किए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। फिर चौटाला साहब ओम प्रकाश जी उनके मुख्यमंत्री के, उन्होंने भी ये किए, लेकिन इन्होंने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और इन्होंने अपने घर का खुद ही नाश कर लिया।
ये खुद ही इनको दुश्मनों की जरूरत नहीं रही, और इन्होंने जो इनकी जो समाज में जो पकड़ थी, जो इनके वोटर थे, वो भी बहुत दुखी हैं कि इनके जो घर में जो लंका वेद्य ठाए जो भी होता, लंका जी का, विभीषण जी का, तो इस तरह से इन लोगों की आपस की लड़ाई में करके इन्होंने चौधरी देवलाल के नाम पर जो पुण्य कमाया था या जो इनको फल मिला, वो फल इन्होंने अपना पूरा अपना खा भी लिया। और इनको दोबारा स्टैंड होने में, जब तक ये एक नहीं होंगे, तब तक कोई गुंजाइश नहीं है कि ये अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाएंगे, और इसके लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। सर, दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से 5 साल तक लगभग आप उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, पिछले विधानसभा चुनाव में काफी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की। इस बार लगता है कि वो उस परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे? नहीं, अब इनको नहीं मिलेगा ये, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, बीजेपी से समझौता कर लिया, तो उनका जो वोटर है वो इस बात से भी नाराज था, क्योंकि इनके ज्यादातर ज्यादातर कर तो क्या कहेंगे 60-70-80% जो भी थे जाट थे या जो दूसरे वोटर थे, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, और वो इनको इसलिए किया था कि भाई ये बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो इसने ये जो समझौता किया, इसका भी असर जो गांव में जब ये जा रहे हैं तो इनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जब तक ये एक नहीं होंगे, तब तक इनकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो ये थे नंदल खाप के चौधरी ओम प्रकाश जी और सचिव संजीत जी। कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। चौटाला परिवार में जो खाई खुदी, उसने चौटाला परिवार का जो राजनीतिक वर्चस्व था हरियाणा की राजनीति में, उसे खत्म करने का काम किया है। और चौधरी साहब कह रहे हैं कि लोग मुद्दों के आधार पे, गुणदोष के आधार पे वोट दे। हरियाणा में जो वैमनस्य जातिगत बढ़ाने की प्रयास किया गया, जाट बनाम गैर जाट, उससे ऊपर हट के वोट देने की अपील ओम प्रकाश जी लोगों से कर रहे हैं।